वेलकम बैक फोक्स। ये हमारे बेसिक डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के अंडरस्टैंडिंग डेटा वाले मॉड्यूल का सेकंड वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि ये डेटा को एनालाइज ही क्यों करना चाहिए। वाई शुड आई एनालाइज डेटा? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? इससे क्या फ़ायदा होता है? ये सोचिए कि कोई भी इंसान एक बिज़नेस क्यों रन करता है। प्रॉफिट कमाने के लिए, कमाई करने के लिए। और डेटा को एनालाइज करके अगर मैं आपको कहूँ कि आपका प्रॉफिट बेटर हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? एनालाइज करना चाहेंगे कि नहीं अपने डेटा को? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स। और ये मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू है। अब अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की एम्प्लॉई हूँ या मैं मैकडॉनल्ड्स की ओनर हूँ, तो मेरा पर्पस होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकूं और अच्छे से प्रॉफिट कमा सकूं। तो उसके लिए डेटा एनालाइज करके मुझे क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा तो है कॉस्ट सेविंग्स का। कैसे? आइडेंटिफाई विच आइटम्स पीपल डोंट ऑर्डर मच एंड स्टॉप बाइंग मटीरियल्स फॉर दैट। यानी कि अगर हम पता कर सकें अपने डेटा को एनालाइज करके कि कौन से आइटम्स लोग ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते हैं। लेट्स से कि हमने ये एक राजस्थान में खोला है रेस्टोरेंट, और वहाँ पे लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, और हमें पता चलता है कि लोग मीट नहीं खा रहे हैं, चिकन नहीं खा रहे हैं। तो मे बी आई शुड स्टॉप बाइंग मटीरियल्स फॉर चिकन सैंडविचेस। उससे मेरी कॉस्ट कम हो सकती है और उससे मुझे फ़ायदा हो सकता है। अगला बेनिफिट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। व्हाट डज दैट मीन? आइडेंटिफाई विच आइटम्स आर इन हाई डिमांड इन अ जियोग्राफिक एरिया एंड स्टॉक अप ऑन दैट। यानी कि मुझे डिसीजंस बनाने ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं मेरे। किस तरह से? कि अगर मैं पता करूं कि इस एरिया में लेट्स से कि चिकन नहीं खाते हैं लोग ज़्यादा, पर फ्रेंच फ्राइज़ तो बहुत पसंद है लोगों को, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ का सामान ज़्यादा स्टॉक में रखूँ, ताकि कभी कम ना पड़े और लोग खूब मज़े से ऑर्डर करके खा सकें। नेक्स्ट बेनिफिट, बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। किस तरह से? अंडरस्टैंड विच एज ग्रुप कम्स टू द रेस्टोरेंट मोस्ट एंड टारगेट फूड्स फॉर दैट ऑडियंस। कि कस्टमर्स को बेहतर समझें। अगर हमें पता हो कि इस एरिया में हमारे पास में कॉलेज स्टूडेंट्स ही ज़्यादा आते हैं, ओल्ड लोग नहीं आते हैं ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं फूड्स को टारगेट करें जो यंग लोग ऑर्डर करते हैं। मे बी जैसे फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर्स और आइसक्रीम्स एक्सेट्रा। अगर मैं कोई और तरह का स्टोर चला रही होती, जैसे मे बी साउथ इंडियन फूड का, तो मैं मुझे पता होता कि मे बी मिडिल एज या ओल्डर पीपल ज़्यादा आते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना खाने का मेन्यू रखती। तो इस तरह से हम हमारे कस्टमर के बाइंग ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और एक और बेनिफिट क्या है कि ये कंपेटिटिव एज देता है हमें डेटा को एनालाइज करना। फाइंड आउट which days has least customers and introduce special discounts to boost sales। तो अगर हमें पता चले कि हमने देखा है हमारे डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसको एनालाइज करके कि ट्यूसडे को समहाउ बहुत ही कम लोग आते हैं मेरे रेस्टोरेंट में, तो मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने लग सकती हूँ कि ट्यूसडेज़ को लंच में 30% डिस्काउंट ऑन बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज़। तो हो सकता है आसपास के एरिया के स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा अट्रैक्ट हों कि वो आज वहाँ चलते हैं खाना खाने, क्योंकि आज वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट होता है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट बेटर कर सकते हैं अगर आप डेटा कलेक्ट करें और उसको एनालाइज भी करें साथ में। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि डेटा को क्यों एनालाइज करना होता है, पर अब कैसे एनालाइज करना होता है, कहाँ शुरुआत करनी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यू स्टार्ट विथ कैटेगराइजिंग डेटा फर्स्ट। पुट डेटा इन रेलिवेंट कैटेगरीज, ग्रुप डेटा एंड चेक फॉर एरर्स इन एक्यूरेसी। मतलब कि
डेटा के कैटेगरीज बनाओ, ग्रुप करो साथ में और देखो कि डेटा एक्यूरेट है, उसमें एरर्स तो नहीं है। तो हम हमारा एग्जाम्पल जो रेस्टोरेंट का है, मैकडॉनल्ड्स वाले जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, वो कंटिन्यू करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें क्या पता करना है उस डेटा से। तो लेट्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया है मेरे रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर्स आते हैं उनका। अब मुझे उसे डे या मंथ में ग्रुप करना चाहिए, या बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ग्रुप करना चाहिए, या क्या मैं कॉस्ट और अर्निंग्स का पता करना चाहती हूँ डेटा को देख के। तो अगर मुझे पता करना है कि कौन से मंथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया मैंने, तो मैं बाय मंथ ग्रुप करूँगी डेटा को। तो यहाँ पे जैसे ये एक सेल्स चार्ट है कि फ्रॉम जनवरी टू मई कितने लाख रुपए की सेल्स हुई है मेरे रेस्टोरेंट में। बार चार्ट है जो दिखा रहा है पर मंथ का सेल्स फिगर्स। अगर मैं पता करना चाहती हूँ कि विच प्रोडक्ट्स हैव बीन ऑर्डर्ड मोर, तो मैं एक पाई चार्ट बना सकती हूँ जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का परसेंटेज होगा कि कितने परसेंट ऑर्डर्स किस प्रोडक्ट में आए हैं। तो ये पाई चार्ट देख के हमें समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स तो फ्रेंच फ्राइज़ में आए हैं, उसके बाद पिज़्ज़ा में आए हैं, ऑन सो ऑन। अगला क्वेश्चन है, डू आई वांट टू कंपेयर कॉस्ट वर्सेस अर्निंग्स, यानी कि मेरा कितना कॉस्ट था टोटल बिजनेस रन करने का, इनकम कितनी थी। तो रेवेन्यू इज़ द कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट्स एंड दिस इन द ग्रीन इज़ जस्ट द इनकम स्टेटमेंट। तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मेरा रेवेन्यू का ट्रेंड यानी कि कॉस्ट का ट्रेंड और इनकम का ट्रेंड सही है कि नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन मुझे डेटा से क्या आंसर्स चाहिए, मैं उस तरह की ग्रुपिंग बना सकती हूँ अपने डेटा में। अब डेटा को कैटेगराइज करने के बाद, ग्रुप करने के बाद और कुछ बेसिक चार्ट्स बनाने के बाद अगला स्टेप है कि इस डेटा को समझें और इसमें पैटर्न्स देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमारा सेल्स का चार्ट है, अब अगर कोई बिज़नेस को अच्छा करना है तो उनके सेल्स ग्रो होते जाने चाहिए। जैसे ही आप देखो कि ये सेल्स का वैल्यूज़ यहाँ पे डिप क्यों है, तो यू शुड बी आस्किंग द क्वेश्चन, वाई डू द सेल्स गो डाउन इन फेब्रुअरी, वाई डिड दे गो डाउन इन फेब्रुअरी। दैट विल मेक यू इन्वेस्टिगेट एंड आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, और होपफुली आगे के महीनों में आपके सेल्स डिप नहीं करेंगे। सिमिलरली इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो हमारा रेवेन्यू है यानी कि जो टोटल खर्चा है बिजनेस का, और इनकम सॉर्ट ऑफ अलाइंड है, पर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये उल्टा जा रहा है कि रेवेन्यू हाई है पर इनकम उतनी हाई नहीं हुई है, उसके साथ में नहीं बढ़ी है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई शुड आस्क द क्वेश्चन, why is revenue more but income less at this point? Why did the income not grow by the same amount? तो इस तरह से डेटा के पैटर्न्स को देखिए, उसका ट्रेंड देखिए कि अगर ये रेवेन्यू हमारी कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ रही है तो इनकम भी साथ में बढ़नी चाहिए। अब वापस से आके बात करते हैं हमारा जो डेटा क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, कि क्यों ये ज़रूरी है समझना कि डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। आपको याद दिला दूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा वाज लाइक स्प्रेडशीट डेटा, टेबल्स डेटा, and like a CRM data is all in the structured category. Unstructured is images, emails, social media data, etc. और हमें पता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेता है कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड स्टोरेज स्पेस इज़ एक्सपेंसिव. So let's take an example again that I need to buy raw materials for my restaurant business and I get quotes from vendors as images. यानी कि मुझे अपने रेस्टोरेंट बिजनेस जिसका हमने पहले एग्जाम्पल लिया है उसके लिए रॉ मटेरियल्स बाय करने हैं, सामान बाय करना है, और मुझे कई वेंडर्स सेलर्स से कोट्स मिलते हैं, प्राइस कोट मिलता है कि कितने किस क्या सामान का क्या रेट है. The question I have to ask is, should I store the image or create a spreadsheet with the price information? अब हो सकता है कि मुझे कुछ बिजनेस वालों ने अपना कोट एक इमेज के फॉर्म में भेजा है, जैसे कि ये लोग होलसेल में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हर
इमेज के साथ में एक प्राइस लिखा हो सकता है। तो क्या मुझे सारे कोड्स व्हाट्सएप इमेजेस जो आई हैं उनको इमेजेस जैसे स्टोर करना चाहिए, या उसकी एक स्प्रेडशीट बना लेनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ का फोर्क्स और स्पून्स के प्राइस ये होंगे, सॉल्ट और पेपर का प्राइस ये है, एक्सेट्रा। तो आप बताइए क्या लगता है आपको? यूर राइट, स्प्रेडशीट जैसे स्टोर करना चाहिए। थोड़ा मुझे एफर्ट लगेगा उसको एक स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करने के लिए, पर फाइनली वो स्टोरेज स्पेस कम लेगा और स्ट्रक्चर्ड होगा डेटा, उसमें जाके मुझे सर्च करना भी आसान होगा। तो आपको पता है कि हर एक डेटा सेट यानी कि ग्रुप ऑफ डेटा में एक कहानी छुपी होती है, और डेटा एनालिस्ट का काम होता है उस कहानी को समझना और उसको एनालाइज करना। यहाँ पे मैंने एक कहानी कैप्चर की है हमारे इंडिया के 2024 के जनरल लोकसभा इलेक्शंस के। उसकी कहानी क्या कहती है? The main contenders were two alliance groups, NDA alliance led by Bharatiya Janata Party and the India coalition led by Indian National Congress. तो हमें सबको पता है कि उस इलेक्शन में दो मेन ग्रुप्स थे, एक एनडीए कोएलिशन जो भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था, और एक इंडिया कोएलिशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लीड किया था। अब आप इन चार्ट्स में देखेंगे कि यहाँ पे तीन तरह से इलेक्शंस की समरी दिखाई गई है। एक तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट है लोकसभा सीट्स का, जो दिखा रहा है कि देखो ऑरेंज में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आई, प्लस उनके कोएलिशन के कुछ सीट्स थी जिन्होंने मिल के 293 सीट्स की मेजॉरिटी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट्स थी, और कांग्रेस पार्टी जो ये ब्लू में दिखाई जा रही है, हमें इस लेजेंड से पता चलता है इनकी 99 सीट्स थी सॉरी, और बाकी इनके कोएलिशन के पार्टीज़ की सीट्स थी। यहाँ पे स्टेट वाइज, इसको जियो मैप भी बुलाते हैं, जोग्राफिकली दिखा रहा है कि हर स्टेट में कौन सी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कौन सा कोएलिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये हमारा स्टैंडर्ड पाई चार्ट है जिसको समझना सबसे आसान होता है कि इसमें क्लियरली दिखा देती है कि ठीक है, ये बीजेपी की मेजॉरिटी थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, और ये अदर कैटेगरी दूसरी बड़ी थी। तो इस तरह से डेटा एनालिस्ट का काम है कि डेटा को समझना, उसे ग्रुप करना, उसे दूसरों को अच्छे विजुअलाइजेशंस के द्वारा प्रेजेंट करना, ताकि दूसरों को उस डेटा में छुपी कहानी समझा सके। तो ये हमारे दो छोटे वीडियोस थे आपको डेटा के बारे में समझाने के लिए। इसके अगले वीडियो में हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कॉल्ड टैब्लो, उसकी स्टडी करेंगे। सो टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।